नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 के सोसाइटी से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पहले तो हम ये रिवाइज करेंगे कि सबरीमाला टेम्पल इशू है क्या और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई थी इस इशू के ऊपर। उसके बाद हम आज के आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965 रूल 3B मेंशन है 10 साल से लेके 50 साल तक की महिलाएं सबरीमाला टेम्पल श्राइन में एंटर नहीं कर सकती। टेम्पल अथॉरिटीज के द्वारा रीजन दिया जाता है। देखो, यहां पर एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। स्टोरी मैं आपको बताता हूं। लॉर्ड अयप्पा का जन्म हुआ था एक राक्षस यानी दानव को खत्म करने के लिए। दानव को खत्म करने के बाद उस दानव से एक लेडी इमर्ज होती हैं जिनका नाम है मलिका पुरुतमा। वो कहती हैं लॉर्ड अयप्पा से कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, लेकिन लॉर्ड अयप्पा कहते हैं मुझे अभी सबरीमाला में जाके भक्तों की प्रेयर्स को एड्रेस करना है, इस वजह से मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन जब फर्स्ट टाइम वर्शिपर्स आने बंद हो जाएंगे सबरीमाला टेम्पल में, उस समय मैं आपसे विवाह कर लूँगा। इसी वजह से सबरीमाला टेम्पल में एक जो श्राइन है वो मलिका पुरुतमा के लिए भी डेडिकेटेड है। तो ये हमने मिथोलॉजिकल स्टोरी शेयर की। टेम्पल अथॉरिटीज़ का ये भी कहना है कि लॉर्ड अयप्पा ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था। 2 रीजन्स की वजह से 10 साल से लेके 50 साल तक की महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जाता मंदिर में, क्योंकि ये जो एज होती है वो मेंस्ट्रुएटिंग एज होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म रेगुलर रूप से आता है। तो लॉर्ड अयप्पा का ध्यान ना भटके और वो भक्तों की प्रेयर्स को एड्रेस कर सकें, ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है, लॉर्ड अयप्पा पूरी तरह से ऑनेस्ट थे मलिका पुरुतमा के प्रति। उन्होंने जो वादा किया था कि जब तक फर्स्ट टाइम वर्शिपर्स आने बंद नहीं हो जाते सबरीमाला टेम्पल में, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। लेकिन सबरीमाला टेम्पल में फर्स्ट टाइम वर्शिपर्स जब आने बंद हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूंगा। और पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं लॉर्ड अयप्पा मलिका पुरुतमा के प्रति। तो ये 2 आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं टेम्पल अथॉरिटीज के द्वारा महिलाओं के सबरीमाला टेम्पल श्राइन में बैन के लिए। वैसे देखो, इस इशू से संबंधित केस गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। 1951 में वर्डिक्ट आया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा माली। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने टेम्पल अथॉरिटीज के इस रूल को अपहेल्ड किया था, लेकिन बाद में तो इस रूल को लीगल बैकिंग भी मिल गई। यहां पर डेट कंसीडर कीजिएगा, 1951 में वर्डिक्ट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, और केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965 आया 1965 में। तो लीगल बैकिंग मिली 1965 में। यहां पर देखो, मेनली 2 राइट्स के बीच कंफ्लिक्ट था। एक तरफ राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14-15 साफ तौर पे बोला गया है कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेक्स के नाम पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर सेक्स के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। दूसरा, राइट टू रेगुलेट रिलीजन, सभी ग्रुप्स को अधिकार है पूरा वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को रेगुलेट कर सकें। तो टेम्पल अथॉरिटीज का कहना था देखो, ये हमारे विश्वास का मामला है, फेथ का इशू है, हम हमारे हिसाब से हमारे रिलीजन को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारे धर्म में ये मान्यता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 25 प्रिवेल होगा। जबकि वो लोग जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उन्होंने कहा था ये हिस्सा नहीं है हिंदू धर्म का, यानी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है हिंदू धर्म की, और यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। इशू रेफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच को, और कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया। 4-1 से यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, यानी अब बिना किसी रोक टोक के हर एक एज की महिला एंटर कर सकेगी सबरीमाला टेम्पल में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट देते वक्त जो प्रमुख बातें कही गई उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह दिया गया, इवन देखो रिलीजन के मामले में भी इंडिविजुअल फ्रीडम प्रिवेल करेगी
ग्रुप राइट्स के ऊपर, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम ऊपर आएगी और ग्रुप राइट्स नीचे आएंगे प्रायोरिटी के मामले में, चाहे इशू रिलीजन का ही क्यों ना हो। दूसरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह दिया गया, देखो लॉर्ड अयप्पा के जो भगत हैं उनका एक अलग से कोई सेक्ट नहीं है, वो हिंदू धर्म के पार्ट हैं और हिंदू धर्म में ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है कि 10 साल से लेके 50 साल की महिलाओं को रोकना सबरीमाला टेम्पल श्राइन में एंटर होने से। तीसरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह दिया गया, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर सेग्रीगेट करना या फिर डिस्क्रिमिनेट करना, ये तो देखो पूरी तरह से इनडिफेंसिबल है, यानी संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है और इसी वजह से इसे हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। चौथा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह दिया गया, ये काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो आप कह सकते हो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है, उस आर्टिकल के स्कोप को एक्सपेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में। वैसे अभी तक आर्टिकल 17 को देखा जाता था सिर्फ कास्ट के नज़रिए से, कुछ कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ज़्यादा, उनका ऑपरेशन होता था, उनको अछूत माना जाता था, तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आर्टिकल 17 हमारे संविधान में ऐड किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा महिलाओं को टेम्पल श्राइन में जाने से रोकना ये भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है, कास्ट के आधार पर नहीं है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर है, सेक्स के आधार पर है। मेडिवल इरा में यानी मध्यकालीन भारत में कई जगह पे इस प्रकार की प्रैक्टिस को प्रीच किया जाता था, इम्प्योरिटी और प्योरिटी वाला कंसेप्ट होता था, ये उसी प्रकार का कंसेप्ट है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अब इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। ये जजमेंट आया 4-1 से। एक जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने डिसेंट जाहिर की इस जजमेंट के प्रति और अपना जजमेंट अलग से लिखा। इन्होंने कहा हमारा देश काफ़ी डाइवर्स है और बहुत सारे फेथ्स हैं हमारे कंट्री में। सबरीमाला टेम्पल श्राइन का जो इशू था वो भी एक फेथ का मामला था। फेथ में काफ़ी बार देखो इरेशनैलिटी को भी प्रीच किया जाता है, लेकिन हमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, एक तरफ रिलीजियस बिलीफ्स के बीच और दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी के बीच। इंदु मल्होत्रा ने, इनके कहने का मेन एसेंस ये था, हमारे देश में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे चर्च और बहुत सारे गुरुद्वारा हैं जहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। अगर उन सभी प्रैक्टिसेस को आप इंडिविजुअल राइट्स के पैमाने पर मेजर करोगे तो वो प्रैक्टिसेस शायद कहीं कुछ इंडिविजुअल राइट्स के पैमाने पर स्टिक नहीं बैठेंगी, लेकिन वो जनता का विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले में इस प्रकार से इंटरफेयर करने लगेगा तो कोई फेथ बचेगा ही नहीं, ये कहना था इंदु मल्होत्रा का। तो इस प्रकार से हमने समझा, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी और 4-1 की मेजोरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में सबरीमाला टेम्पल में 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की एज की महिलाओं की एंट्री को अलाउ कर दिया था। लेकिन देखो इसके बाद बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अगेंस्ट। महिलाओं ने एंटर करने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने उन्हें मंदिर में जाने से रोका और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी सारी रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई। ऑलमोस्ट 54 के आसपास रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई थी। उन रिव्यू पिटीशंस में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि 2018 का आपका जो वर्डिक्ट है सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री से संबंधित, वो वर्डिक्ट गलत है, आप इसे फिर से रिव्यू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच को इन रिव्यू पिटीशंस का निपटारा करना था, लेकिन देखो हुआ क्या, इन रिव्यू पिटीशंस पर वर्डिक्ट सुनाने के बजाय 5 जजेस की बेंच ने 3-2 की मेजोरिटी के साथ ये फैसला लिया इस इशू को भेजा जाए 7 जजेस की बेंच को। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, रिव्यू पिटीशंस पर 5 जजेस की बेंच का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, उन्होंने ये फैसला लिया है। देखो ये एक बड़ा इशू है जिसमें एक तरफ है इंडिविजुअल राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वलिटी सबसे ऊपर, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, मतलब हर एक धर्म को अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें काफ़ी सारे दूसरे इश्यूज भी अटैच हो जाते हैं, जैसे देखो दरगाह में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। दूसरा इशू, पारसी वुमन अगर नॉन पारसी मैन के साथ शादी कर लेती हैं तो उनको
अग्यारी में नहीं जाने दिया जाता। अग्यारी पारसियों की वो जगह है जहां पे वर्शिप की जाती है। तो क्या ये गलत है या फिर सही है? इस इश्यू में भी एक तरफ इंडिविजुअल राइट्स यानी महिलाओं के राइट्स, राइट टू इक्वालिटी सबसे ऊपर, और दूसरी तरफ पारसी धर्म के लोगों का कहना है देखो हमें पूरा अधिकार है आर्टिकल 25 और 26 के हिसाब से हम हमारे रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखो दाऊदी बोहरा सिया मुस्लिम्स हैं, ये एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। जब बच्ची 6 से 7 साल के बीच में होती है तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कर दिया जाता है, मतलब गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट्स की जो स्किन है वो उसमें कट लगा दिया जाता है या फिर उसको निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हिंदी में नाम दिया जाता है खतना। तो आर्टिकल में देखो सबसे पहले तो यही बोला जाता है कि आपने सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री से संबंधित इशू को और इससे संबंधित दूसरे इश्यूज को 7 जजेस की बेंच के पास भेजा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है दाऊदी बोहरा कमेटी में 6 से 8 साल की बच्चियों का, ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, ये तो महिलाओं की हेल्थ के अगेंस्ट भी है। तो इसको आपको बाकी इशू से नहीं अटैच करना चाहिए था। इस इशू को तो 7 जजेस की बेंच के पास भेजने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 25 में भी जो एक्सेप्शंस दी हुई हैं उनमें साफ लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अगर ये खतरे में आते हैं तो राइट टू रिलीजन को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का जो कहना है हमें अधिकार है हमारे रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, वो अधिकार यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि महिलाओं की जो हेल्थ है वो डाइल्यूट हो रही है, उसको खतरा है। तो आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस इशू को नहीं भेजना चाहिए था 7 जजेस की बेंच के पास से। उसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद काफ़ी सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो आवश्यकता तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट फर्म स्टैंड लेती इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट और अपनी प्रीवियस जजमेंट के साथ स्टिक रहती, फर्म रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सबरीमाला टेम्पल इशू को और इससे संबंधित इश्यूज को 7 जजेस की बेंच के पास भेज दिया गया है और ये फैसला लिया गया 3-2 की मेजोरिटी के साथ। 2 जजेस जस्टिस फाल्गुनी नरीमन और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, इन्होंने अपनी डिसेंट जाहिर की। इन्होंने कहा कि 7 जजेस की बेंच के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है इस इशू को। पिछले साल जो जजमेंट आया था वो बिल्कुल सही है और अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।